नमस्कार प्यारे बच्चों, प्रयोग की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह गुर्जर आपका बहुत स्वागत करता हूं और स्वागत के साथ सीधे काम की बात पर आएंगे, क्योंकि वक्त बहुत कम है और जैसे जैसे वक्त कम होता जाता है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो जो अपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी बाकी हैं उनमें से एक एबीजी, जिसके लिए मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि अपन जल्दी डिस्कस करेंगे, आज एबीजी डिस्कस करेंगे, कल शॉक, फिर जितना टाइम बचेगा उसमें ईसीजी को हम डिस्कस करेंगे और बीच बीच में आपको डेली डोज और वो सब व्हाट्सएप के थ्रू या जैसे भी होगा आपको मटेरियल जो है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी बुक्स में नहीं है या जो आपको कोचिंग्स में नहीं पढ़ाई जाती है, वो सब आपको देते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आर्टेरियल लाइन और एबीजी से। ठीक है बच्चों, तो एबीजी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास ऑलरेडी मैंने जो बच्चों ने जिन्होंने ऐप डाउनलोड किया हुआ है, उनको जिन्होंने पैकेज लिया है इनफैक्ट, या शायद फ्री हो, कुछ वीडियोस फ्री दिए हैं, उनमें शायद ये आर्टेरियल लाइन या एबीजी सैम्पलिंग और उसको अपन एबीजी का सैंपल कलेक्ट कैसे करते हैं और उसके जो मॉनिटर और जो डिवाइसेस हैं उनमें कनेक्शंस क्या क्या होते हैं, है ना, जीरोइंग कैसे करते हैं, उन पर अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं। तो वो भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो तो हो गया अपना प्रैक्टिकल वाला पार्ट कि साहब कैसे हमें सैंपल लेना होता है, कैसे हमें आर्टेरियल लाइन की केयर करनी होती है, आर्टेरियल लाइन में क्या क्या प्रॉब्लम होती है और कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स होते हैं, ये सब चीज़ें ऑलरेडी अपन कवर कर चुके हैं। तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वो ऐप पर अवेलेबल है, चाहो तो रिवाइज कर लेना वीडियोस। कुछ तो आप पुराने वीडियोस तो रात को सोते सोते देख लिया करोगे, सब ठीक है, अब नींद आ जाएगी तो चलो देखते हैं, और जैसे ही नींद आएगी सो जाएंगे, है ना। और जो नया टॉपिक पढ़ना है तो थोड़ा फ्रेश माइंड से, एनर्जी के साथ में एक बार बस क्विक रिवीजन कराऊंगा कि आर्टेरियल लाइन में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ताकि अपन उसको समझते हुए आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो एक बार मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे इसके बारे में हमने बात ऑलरेडी की हुई है ना। मैं ब्लैक तो कभी नहीं लूँगा, अभी एक सेकेंड। ये कलर अपन ने आज ये रखते हैं, रेडी रखते हैं। सी, आर्टेरियल लाइन का मतलब होता है कि आर्टरी के अंदर हमने एक कैन्यूला डाला है, इंसर्ट किया है। आर्टेरियल लाइन के लिए जो कैन्यूला लगता है वो दो तरह के होते हैं, दोनों मैंने पहले वीडियो में दिखाया है। एक लेडर कैथ होता है, एक सिंपल आर्टेरियल कैन्यूला होता है। तो एक तो हो जाता है कैन्यूला जो कि किस में इंसर्ट होता है, आर्टरी के अंदर। साइट की अगर बात करेंगे, मेरे से रहा नहीं जाता, मैं कॉमन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो रिवाइज भी कराऊंगा, मेरे से नहीं रहा जाता कि भाई ये चीज़ आ जाएगी एग्जाम में तो बच्चे क्या करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट सीधे सीधे सवाल हैं, सीधे क्वेश्चंस। तो आर्टेरियल लाइन के लिए कौन सी साइट प्रेफर करते हैं, तो पहली साइट होती है प्रेफरेबली रेडियल आर्टरी। राइट साइड की, लेफ्ट साइड की में कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रेफरेंस नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आपको एक चूज करना पड़ जाए तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि लेफ्ट साइड का आप आंसर दे सकते हो। इसके पीछे रेशनल है, ऐसा नहीं कि मेरा मूड कर रहा है, आज मौसम ठीक है, एसी सही काम कर रहा है तो लेफ्ट, ऐसा नहीं है। लेफ्ट इसलिए क्योंकि अगर इनकेस कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, रेडियल आर्टरी का हर प्रोसीजर की तरह से इसका भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जैसे बाकी प्रोसीजर में होते हैं, तो आर्टेरियल लाइन के भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो एटलीस्ट वो नॉन डोमिनेटिंग पार्ट में होगा, मरीज के लिए वो बेस्ट। भाई पहली चीज़ तो कॉम्प्लिकेशन होना ही नहीं चाहिए, कोई जानबूझकर नहीं करता है, लेकिन नॉन कॉम्प्लिकेशन होते कि साहब अनफॉर्चुनेटली हो सकता है। वही बात हो गई ना, आप सड़क पर चल रहे हैं, हम जानते हैं एक्सीडेंट्स होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी हम सड़क पर नहीं चलेंगे, तो चांस की बात है, किस्मत की बात है। तो अगर अनफॉर्चुनेटली कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो नॉन डोमिनेटिंग पार्ट पर हो। मैक्सिमम जो 85 से 90% लोग हैं वो राइट डोमिनेंस वाले होते हैं, तो हम लेफ्ट साइड में डाल सकते हैं। तो साइट हो गई। अगर रेडियल आर्टरी में नहीं जा रहा है, ये भी लिखूं क्या, लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है बच्चों, ये रेडियल है, ये वाली जो है ना, दिस इज, वैसे पेन है तो लिखने का फ़ायदा उठाना चाहिए। रेडियल आर्टरी इज दी प्रेफरल साइड, है ना। इसमें भी देखो लेफ्ट साइड है, ये वाली जो है ना, ये लेफ्ट साइड है। तो इसका मतलब ये नहीं कि लेफ्ट डालनी है, साहब लेफ्ट ही प्रेफर करेंगे। अगर आता है कि कोई प्रेफरेंस नहीं तो ये बेस्ट आंसर है, यही सही बात है। लेकिन एक अगर जैसे ऑब्जेक्टिव है ना, एक लेना पड़ गया तो
लेफ्ट। रेडियल में अगर नहीं जाती है देन इट इज फीमोरल। आर्टेरियल लाइन के लिए अपन यही बस दो ही साइड रखते हैं, अगर रेडियल में नहीं जा रही है तो फीमोरल। सेंट्रल लाइन की बात अलग है, वो अलग किसी और टॉपिक में बात करेंगे। कंपोनेंट्स की बात करें तो ये तो हो जाता है बच्चों प्रेशर बैग। कल ही मैंने प्रेशर बैग का फोटो डाला था, ग्रुप्स में भेज दिया था व्हाट्सएप पर, समाज सेवा है ना, उसमें कहीं कोई अपने को बदले में कुछ नहीं चाहिए होता है, बच्चों के बेनिफिट के लिए। तो प्रेशर बैग को आप देख करके पहचान जाओगे। और यहाँ जो प्रेशर होता है वो ऑलमोस्ट या लगभग 300 mm Hg के बराबर रखते हैं, है ना। ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। ये लिखा हुआ, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, है ना। ट्रांसड्यूसर है, साथ में फ्लशिंग सिस्टम होता है, इसको खींचते हैं और फिर ऊपर से फ्लश होता है, फिर उसको घुमाते हैं, वो मैंने अलग वीडियो बना रखा है। ये आपकी आर्टेरियल लाइन है जो कि अंदर है, रेडियल आर्टरी के अंदर ये सलाइन की जो ट्यूब है वो है जो जिसमें से सलाइन जाता है। तो ये सारी चीज़ हमने, ये जो ये है, ये गुब्बारा ऐसे फुलाने का है जिससे हम प्रेशर बैग में प्रेशर बनाते हैं। प्रेशर बैग के मैंने 3 उपयोग कल जो व्हाट्सएप में डाला था या ग्रुप्स में डाला था, उसमें आपको एक तो पता ही चल गया, आर्टेरियल लाइन को कंटिन्यूअस फ्लश करता रहता है ना। तो प्रेशर बैग का बच्चों ने जवाब भी दे दिया कईयों ने कि सर आर्टेरियल लाइन को फ्लश करने के लिए आर्टेरियल लाइन में यूज करते हैं, उन्होंने ऐसे बोला। क्या पर्पज है? आर्टेरियल लाइन को कंटिन्यूस फ्लश करते रहते हैं। इस बॉटल में जिसके ऊपर प्रेशर बैग लगा हुआ है, ये सलाइन की प्लास्टिक की बॉटल है ना, एक इसको कुछ पिंट भी बोलते हैं, पिंट 500 ml का एक पिंट होता है, इस पर भी सवाल पूछा है फंडामेंटल में। तो इस पिंट के ऊपर आपने क्या लगा रखा है, प्रेशर बैग को अच्छे से, वो जो आता है ना जैसे जूतों पर चिर चिर करने वाला, वैसे आप उसको लपेट देते हो, है ना। तो ये आपने लपेटा हुआ, ये कंटिन्यूस फ्लश करता है। इसमें 3 ml पर आवर के आसपास फ्लो बना रहता है, फ्लो ऑफ नॉर्मल सलाइन कंटिन्यूस बना रहता है। तो प्रेशर का 300 क्यों लिया? क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर जो हो सकता है वो 250 सिस्टोलिक हो सकता है मैक्सिमम, तो उससे भी अपन ने थोड़ा ज़्यादा रख लिया है ताकि ब्लड का फ्लो उल्टा इधर से ऊपर की तरफ ना आने लग जाए। देखो आर्टरी में डला है ना, तो आर्टेरियल का प्रेशर हमेशा होता है, जैसे मान लो किसी का बीपी 120/80 है, तो इतना प्रेशर अपना 120 का आर्टरी में है, हार्ट जो पंप कर रहा है जिस प्रेशर से वो आर्टरी में आएगा। तो अगर नॉर्मली अपन इसको कनेक्ट करके छोड़ देंगे तो क्या होगा आपको मालूम ही है, ब्लड ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा उल्टा। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, इसलिए हमने क्या किया कि ये प्रेशर बैग और ये ट्रांसड्यूसर लगाया है। ट्रांसड्यूसर का एक जो कनेक्शन है वो मॉनिटर में कनेक्ट होता है, और मॉनिटर आपको ये वेव फॉर्म है, आर्टेरियल लाइन की वेव फॉर्म बताता रहता है, साथ में वैल्यूज दिखाता रहता है। जैसे ऊपर वाला ये मान लो 130 करस्पॉन्डिंग है, और जो नीचे वाला ये मान लो 78 पर है, तो इसका बीपी हो जाएगा अभी 130/78। तो मॉनिटर में यहाँ रीडिंग भी आती रहती है और ये ग्राफ भी आपको दिखता रहता है। एम्स 2019 दिल्ली में 2 या 3 सवाल पूछे थे, जिसमें वेव फॉर्म पूछी थी, किसकी है आइडेंटिफाई करवाया था, और एक और सवाल था शायद मॉनिटर पे ही पूछा था कि इसकी वैल्यू पूछी थी, या इससे रिलेटेड कोई ना कोई सवाल था, है ना। बट 2 सवाल थे एटलीस्ट, है ना। ये जो डाइक्रोटिक नॉच है ये भी आप देख लो, क्योंकि डायग्राम सामने है ना, तो डाइक्रोटिक नॉच ये दिखती है अपन को, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो ये तो हो गई वेव फॉर्म, ही हो गया। ये तो हो गया कि साहब अपन आर्टरी लाइन के क्या क्या कनेक्शन और कैसे, ये वाला पार्ट अपन ऑलरेडी कवर कर चुके थे। जो इंपॉर्टेंट था वो रिवाइज करा दिया है। कुछ चीज़ें जल्दी बोलूँगा क्योंकि रिवीजन फास्ट ही होना चाहिए, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब मैं आज की जो अपन क्लास लेने वाले हैं उसमें अपन आज ये नहीं पढ़ेंगे कि साहब कैसे करना है या सैंपल कैसे लेते हैं। आज अपन पढ़ेंगे कि हाउ टू रीड एबीजी, एबीजी को रीड कैसे किया जाता है, ये आज का टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट विद हाउ टू रीड एबीजी। एबीजी, अच्छा, कुछ बच्चों को एबीजी की फुल फॉर्म से शुरू करना होगा। इसका मतलब होता है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। एबीजी का मतलब होता है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। बेसिकली एबीजी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है,
जिनमें सबसे जो कॉमन या सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली या काम आने वाली इंफॉर्मेशन हमें पीएच के बारे में बताता है, हमें CO2 के बारे में बताता है, ये PCO2 भी बोलते हैं इसको, हमें PO2 के बारे में भी बताता है, ये हमें HCO3 या बाइकार्बोनेट के बारे में भी बताता है। इसके अलावा ये हमें लैक्टेट के बारे में बताता है। एबीजी को हम सिर्फ पीएच और CO2 और बाइकार्ब समझते हैं, नहीं, उससे ज़्यादा अब आपको अपनी नॉलेज का दायरा बढ़ाना पड़ेगा बच्चों। ट्रेडिशनली जो आप पढ़ते थे, प्लीज़ अब उससे काम नहीं चलने वाला है। अब वक्त बदल चुका है, एग्ज़ाम का पैटर्न बदल चुका है, अब तो सबको समझ आ गया कि सब अब पहले वाले काम नहीं होंगे, अब रटारटी वाला काम नहीं चलेगा कि साहब ये पुराने क्वेश्चन से ये उस गाइड में से इनको आप कर लेना, एम्स में इससे बाहर नहीं जाएगा। नॉनसेंस, बाहर जाता है, और इतना बाहर गया था कि किसी को पल्ले नहीं पड़ी थी। राजस्थान में जितने बच्चे तैयारी करने वाले थे वो कह रहे थे सब आउट ऑफ सिलेबस है, कट ऑफ 50% जाएगी, लेकिन जो हुआ वो सबके सामने, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मान जाओ बस इसलिए इतना बताना पड़ता है क्योंकि उनको लगता है अरे यार ऐसे थोड़ी है कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसे थोड़ी कुछ भी पूछ लेंगे। पूछेंगे वही जो आपके काम का है, जो आपको करना है, लेकिन आपको जो करना है वो आपको नहीं पढ़ाया गया। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अब आपको समझना पड़ेगा। लैक्टेट के अलावा सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब जो आयन है इनके बारे में भी हमें काफ़ी अच्छी और सही जानकारी दे देता है। ये सब चीज़ें बहुत काम की हैं। इसके अलावा भी है मैथमोग्लोबिनीमिया, हीमोग्लोबिन भी बता देता है, लेकिन ये चीज़ें अपन इसमें खूब ऑब्जर्व करते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे पहले आपने पीएच देखी, हाँ सब देखी, CO2 देखी, ऑक्सीजन देख लिया, बाइकार्ब देख लिया, तो अगला काम आपका लैक्टेट देखना है। लैक्टेट बहुत काम की चीज़ है, मैं जब शौक पढ़ाऊंगा तब भी बार बार लैक्टेट का जिक्र आएगा। अभी जान लो कि लैक्टेट बड़े काम की चीज़ है। एबीजी में लैक्टेट मिस नहीं करना है। इलेक्ट्रोलाइट्स अगर एबनॉर्मलिटी है तो आपको एबीजी में दिख जाएगी। हीमोग्लोबिन के लिए आप सीबीसी बीबीसी भी करा सकते हो, लेकिन मैथमोग्लोबिन वो है ना इसी में दिखता है। मैथ हीमोग्लोबिन या मैथमोग्लोबिन जो है वो एबीजी में दिखता है। तो ये आपके काम की जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको एबीजी से मिलती है वो है ये। तो अभी सिर्फ सोचो कि व्हाट इंफॉर्मेशन एबीजी गिव्स अस। तो ऐसा नहीं कि एबीजी सिर्फ हमें पीएच और ये बताती है, या फिर हमें सिर्फ बाइकार्बोनेट या इसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये तो हमने बता दिया कि साहब ये इन्फॉर्मेशन इतनी देती है, ठीक है। और अभी तक जो आपसे सवाल पूछे गए हैं, अभी तक जो पूछे जा चुके हैं वो आपसे पूछे गए कि साहब पीएच इतनी है, CO2 इतना है, बाइकार्बोनेट इतना है, बताओ ये क्या है। एक बार बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया था मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में पूछा था। उसमें हमने ये पूछा था कि बताओ कंपनसेटरी मैकेनिज्म कौन सी है। 90% बच्चों ने गलत किया था, उसमें भी 10% बच्चे थे जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया था। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में क्या पूछा गया है ये बहुत ज़रूरी है बच्चों। आपने किस चीज़ की प्रैक्टिस करी है ये एग्जामिनर को इससे कोई मतलब नहीं है। आप बोलोगे सर हर बार यही पूछा जाता था कि पीएच ये हो रही है तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ये रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस है, फलाना ढिकना, ये कंपनसेशन है। तो हमेशा प्राइमरी पैथोलॉजी ही पूछी थी उन्होंने, पूछी होगी, लेकिन आगे वो यही पूछे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर ऐसा सवाल बन जाता है, नया सवाल अगर पूछ लेते हैं तो ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं। इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में अब बहुत ही कम टाइम बचा है, क्वेश्चन पढ़ने में कभी गलती मत करना। कम से कम आते हुए सवाल तो गलत नहीं करना। आपने नहीं पढ़ा है, आपको लगता है सिलेबस के बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। लेकिन आते हुए सवाल अगर आपने गलत कर दिए, पढ़े हुए सवाल में से आपने गलत कर दिया, बच्चों आप कंपटीशन के बाहर हो, चाहे आपको बुरा लगे। ये सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। मैं कई बच्चों को जानता हूँ जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन कहीं ना कहीं मात खा रहे हैं। तो आप अपने पेपर करने की स्ट्रेटजी पर भी काम करो कि आप कहाँ गलती करते हो। कोई दूसरा कर रहा है वो अपनी सुधारेगा। ये एक टीचर मैं नहीं बता सकता कि बेटा तुम ये गलती कर रहे हो, इसको ऐसे ठीक करो। ये आपको एनालाइज करना है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। मैं पढ़ने में गलती कर रहा हूँ, ऑप्शन जल्दी देख रहा हूँ, टिक करने में कर रहा हूँ, या मैं क्वेश्चन को समझ ही नहीं रहा हूँ, बस पुराने मेमोरी बेस्ड में देख रहा हूँ कि पहले पढ़ा था, ये आंसर गया था, खटाक टिक कर दिया। ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को कहीं से भी घुमाया जा सकता है और एम्स इसकी मिसाल है। मतलब एम्स से ज़्यादा इतना ट्विस्ट करके कोई नहीं पूछता। BHU PGI वगैरह टक्कर के हैं, लेकिन एम्स इज दी पायोनियर, सबसे पहले वो करता है। अब मैं ज़रा इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ बता दूं आपको।
ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को कुछ न कुछ आइडिया होगा कि पीएच स्केल 0 से 14 तक होती है, 7 न्यूट्रल पीएच होती है ना। तो पीएच जो होती है बच्चों, ये 0 से 14 के बीच में पीएच की स्केल होती है। और यहाँ से अगर मैं एक स्केल बनाऊँ, इतनी अच्छी लाइन मैं यूजुअली खींच नहीं पाता हूँ, आज पता नहीं कैसे खींच गई। तो इसका जो मिड पॉइंट आएगा ना, वो आएगा 7, है ना। पीएच की कोई यूनिट नहीं होती है, याद रखना, यूनिट लेस है। ऐसा नहीं होता 7 मिलीलीटर, 7 मिलीमीटर, 7 mmHg, नथिंग। ये केवल H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, जिसका हम माइनस लॉग लेते हैं। अगर कभी, अब क्योंकि भरोसा नहीं ना, कुछ भी पूछ ले, पीएच के बारे में बात कर लेते हैं, बाकी वैल्यूज हम बाद में देखेंगे। तो पीएच इज इक्वल टू, व्हाट इज पीएच, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो, ये फॉर्मूला बताने के पीछे मेरा मकसद केवल इतना है कि pH और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन में अपोजिट रिलेशन होता है। इसका मतलब है कि अगर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो उसका माइनस लॉग बढ़ेगा, यानी कि pH कम होती जाएगी। इसलिए ये फॉर्मूला नॉलेज के लिए, आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि pH क्या है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। ये फॉर्मूला भी सीधे सीधे पूछ लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आना चाहिए। अब थोड़ा सा बेसिक आइडिया कि 0 और 7 और 14, अगर ये 7 है किसी भी सॉल्यूशन की, अभी मैंने ब्लड की बात नहीं करी है, ध्यान रखना बच्चों, अभी मैंने सिर्फ पीएच स्केल की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली ये 7 जो होती है ना, ये न्यूट्रल पीएच होती है, और 7 से 0 की तरफ आप चलोगे तो ये एसिडिक पीएच होती जा रही है, और 7 से आगे की तरफ अगर आप चलोगे तो ये एल्कलाइन पीएच होती जा रही है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं केमिस्ट्री में, 10वीं 11वीं 12वीं में खूब पढ़ा, वही चीज़ है, बस एक रिवीजन। ये जो कानून है, ये जो कायदे हैं, ये होता है किसी भी केमिकल के लिए, किसी भी केमिकल या सॉल्यूशन के लिए। कोई भी फिजिकल, एक मिनट, ये गलती से दब जाता है, हाँ, कोई भी सॉल्यूशन है या केमिकल है कोई, उसकी पीएच अगर 7 है तो हम बोलेंगे कि साहब ये न्यूट्रल है। ये पानी जो इस बोतल में है, इसकी पीएच अगर 7 है तो ये न्यूट्रल है, अगर इसकी पीएच 7 से कम है तो ये एसिडिक है, अगर इसकी पीएच 7 से ज़्यादा है तो ये एल्कलाइन है। एक और इसमें मैंने इसमें अपना खून भरा हुआ है, आपको दिख रहा होगा लाल लाल सा, है ना। तो इसमें मेरा खून है जो मैंने थोड़ी देर पहले ही निकाला था, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये घर पे मत कर रहे ना, अच्छा सर, ये तभी समझ में आएगा जब अपन खून निकाल के इसमें भर लेंगे। कहीं मेरे माथे आ जाओ बाद में, केस ठोक दो, सर आपने क्लास में बोला था कि ये खून निकाल के इसमें भरा है, तो हमने आपने किया तो हमने भी ऐसा किया। ऐसा नहीं करना है, इसमें कोई खून नहीं है, बट आपको इमेजिन करना है। भरोसा नहीं है, आजकल दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कोई आई जाएगी, साहब आपने वीडियो में बोला था ना, ये देखो मैंने भी करके देखा था, भर के बोतल मेरे पास ले आएगी, सर ये तो जम गया है, इसका कुछ कर लो। ऐसा नहीं करना है, लेकिन इमेजिन करना है दिस इज ब्लड। अगर मैं इस ब्लड के लिए बोलूं कि साहब इस ब्लड की जो पीएच है ना वो है 7.40, इस ब्लड की पीएच है 7.40। अब आपसे सवाल क्या पूछा जाए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लड इज अ लिक्विड सॉल्यूशन विच इज डॉट 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 खाली स्पेस इन नेचर, और ऑप्शन एसिडिक, एल्कलाइन, न्यूट्रल और नन ऑफ द अबव। लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्वेश्चन को थोड़ा इमेजिन करना शुरू करो, आपके प्रोसेसर को फास्ट करो बच्चों, फास्ट करना पड़ेगा, दुनिया तेज है, आपको तेज होना पड़ेगा। मैंने देखे हैं बाकी क्लासेस जो ऑनलाइन, उनको थाउजेंड्स में वीडियोस बनते हैं, मुझे वो मतलब ठीक है, दे आर डूइंग वेरी वेल, लेकिन अब आपको थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सब अखबार की तरह वो पढ़े जा रहे हैं कि 4 ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है, भाई दिख रहा है वो तो सामने। आप काम की बात बताओ, काम की बात आप इमेजिन करना शुरू करो कि सब मैंने क्वेश्चन बोला है ना, आपके दिमाग में वो छपता हुआ दिखना चाहिए कि ब्लड इज अ लिक्विड सॉल्यूशन विच इज डॉट 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 इन नेचर। मतलब सवाल ये कि नेचर में ब्लड कैसा होता है।
तो स्लाइटली एसिडिक पहला ऑप्शन है, स्लाइटली एल्कलाइन दूसरा ऑप्शन है, तीसरा हो गया न्यूट्रल होता है, चौथा हो गया नन ऑफ द अबव। अभी भी बहुत सारे बच्चे इसमें ऑप्शन सी करके आ जाएंगे, मैं लिखता हूँ यार, मुझे अब बच्चों की डिमांड है, मतलब बच्चों को मज़ा जिसमें आता है वो तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका प्रोसेसर धीरे धीरे फास्ट हो। तो अपनी एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए कि आपको लगे कि हाँ भाई ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है, ये पढ़ाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, मेरे को ये काम करने पड़ते हैं आजकल। क्या क्वेश्चन है? ब्लड, इसमें बच्चों को बड़ा मजा आता है, लिखा हुआ हो धीरे धीरे बोलते जाएं पढ़ाते जाएं, अरे सर मजा, लेकिन ऐसे 3-4 दिन में एबीजी खत्म होगी। ब्लड इज अ लिक्विड विच इज डॉट 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 इन नेचर ए स्लाइटली एसिडिक। अब जिनको पता होगा उनको लग रहा होगा अरे सर जल्दी करो ना, थोड़ा थोड़ा ऐसे नहीं सर, लेकिन अब मैं तो भैया मेरे को तो थाउजेंड्स में लाइक भी चाहिए जब समाज सेवा कर रहे हैं ना, तो ये तो चाहिए इसके बदले में एटलीस्ट, है ना। स्लाइटली एल्कलाइन, सी इज न्यूट्रल एंड डी इज नन ऑफ द अबव। किसी को पता है क्या नोटा का ये मतलब हुआ करता था कि सब चुनावों में नोटा दबा दो, नोटा दबा दो, आपने हमेशा यही पढ़ा होगा नन, है ना। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ दी अबव, क्या पता जीके में क्वेश्चन आ जाए। अब आंसर आपने अगर सी किया है तो आपने बिल्कुल गलत आंसर किया है, न्यूट्रल नहीं होता है पीएच की स्केल में, इट इज स्लाइटली एल्कलाइन, क्योंकि नॉर्मल पीएच होती है ब्लड की बच्चों 7.40, जो कि 7 से ज़्यादा है। यहाँ 7 है तो यहाँ 7.40 होगा कहीं ना कहीं। तो अगर अपन 7 से 14 की तरफ चल रहे, भाई 7 से इधर चलोगे तभी तो 14 की तरफ चलोगे तभी तो रास्ते में 7.4 मिलेगा। इसका मतलब आप किधर चल दिए? एल्कलाइन की तरफ, क्योंकि 7 से ज़्यादा की तरफ जाती है आप किधर जा रहे हो? एल्कलाइन की तरफ। 7 से कम भले ही 6.9 हो या 6.8 हो जाए वो सब एसिडिक माने जाएंगे नॉर्मल। तो नॉर्मली या नेचुरली ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन, ये बात आपके दिमाग में अब बैठ गई होगी। करेक्ट आंसर होगा इट इज स्लाइटली एल्कलाइन। लेकिन जब सवाल हम ब्लड के या एबीजी के सॉल्व करेंगे तब एबीजी के लिए या ब्लड के लिए हम नॉर्मल पीएच जो मानते हैं ना, ब्लड की नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज 7.40। भाई सीधी सी बात है, अगर इस ब्लड की पीएच 7.40 है तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, एसिड बेस का कोई इम्बैलेंस नहीं है। अपन अभी तक एबीजी का मतलब सिर्फ एसिड बेस इम्बैलेंस जानते थे, हमें अब पता चला कि सब लैक्टेट भी होता है, हीमोग्लोबिन भी होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं और ऑक्सीजन का प्रेशर भी, पार्शियल प्रेशर भी होता है, PO2 भी आता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे हैं वो पूछे गए हैं एसिड बेस इम्बैलेंस पर। मैं ये कह रहा हूँ साहब ये जो ब्लड है इसकी पीएच 7.40 है और आप बोलो कि साहब ठीक है ये तो नॉर्मल है। ब्लड की ये पीएच ब्लड के लिए एब्सोल्युटली नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि हमने जान लिया है, सीख लिया है, हम समझ गए हैं, हमें पता चल गया है कि ब्लड की नॉर्मल पीएच 7.40 होती है। ये नॉर्मल नेचुरल, तो बाई नेचर ये कैसा हो गया? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक सॉल्यूशन ही तो है, लिक्विड ही तो है, जरा चक्के बताओ कैसा है, तो चक्के बताओगे तो आपको खट्टा नहीं लगेगा, कड़वा लगेगा, क्योंकि एसिडिक तो खट्टे लगते हैं। और कोशिश मत करना, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये बाई नेचर स्लाइटली एल्कलाइन है, होता है एल्कलाइन, लेकिन 7.40 एल्कलाइन है, पीएच इज एल्कलाइन, लेकिन फॉर ब्लड इट इज द नॉर्मल पीएच। तो कुल मिलाकर के दो बातें सामने आ गई इतनी सारी कहानी की। कौन सी दो बातें? पहली बात तो नॉर्मल पीएच अगर किसी भी सॉल्यूशन के लिए बात करेंगे तो 7 आएगी। XYZ कोई भी सॉल्यूशन है, इसमें आपने कोई शरबत बनाया है या कोई भी केमिकल मिला करके बनाया है, अब इसकी पीएच अगर 7.4 है तो मैं बोलूँगा कि दिस इज एल्कलाइन। आगे बात समझ में? हालांकि ब्लड के लिए जब मैं बोलूँगा कि इसकी पीएच 7.4 है तो मैं नहीं बोलूँगा कि इट इज़ एल्कलाइन। अगर यही पूछा है कि साहब नेचर से एल्कलाइन है क्या, तो बोलूँगा हाँ होता है। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा कि क्या ये ब्लड की पीएच नॉर्मल है, तो बोलूँगा एब्सोल्युटली नॉर्मल है,
कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि ब्लड की पीएच नॉर्मल 7.40 होती है। बिल्कुल सीधी सी बात है, ब्लड की नॉर्मल पीएच 7.40। नॉर्मली ब्लड कैसा होता है? एल्कलाइन। क्यों होता है? क्योंकि पीएच 7 से ज्यादा होती है। अब इसी उधेड़पुर में हमने एक और अच्छी बात सीख ली है। क्या? कि अगर हमने बोल दिया कि ब्लड की पीएच नॉर्मल 7.40 है, तो ब्लड की पीएच की एबनॉर्मलिटीज हमें देखनी होंगी, तो हम किस स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करेंगे? हमेशा 7.40 से। इसका मतलब कि जब बात ब्लड की होगी, जब बात एबीजी की होगी, एबीजी में भी ब्लड ही तो है, लेकिन कौन सा ब्लड है? वो आर्टेरियल है, क्योंकि कहाँ से लिया है? आर्टरी से लिया, आर्टेरियल लाइन से लिया, या डायरेक्ट एबीजी। एबीजी सैंपलिंग पर भी वीडियो है, आप देख लेना उसको। तो आपने ब्लड ले लिया है, उसकी आपने एबीजी की जांच कराई है, अब आपके सामने रीडिंग है, तो ब्लड की रीडिंग पढ़ रहे हो तो आपको हमेशा पीएच के लिए रेफरेंस वैल्यू क्या मान के चलनी होगी? 7.40 इज द नॉर्मल वैल्यू। रेफरेंस वैल्यू का मतलब नॉर्मल वैल्यू, यानी कि ब्लड के लिए नॉर्मल 7.40 है। अब अगर ब्लड की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हमें इसकी एबनॉर्मलिटीज की बात करनी है, तो अब हम देखेंगे कि 7.40 से ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। तो यानी कि ये सारी बातें तो आपको जनरल बात बताने की थी कि सब पीएच नॉर्मल कितनी होती है, किसी भी फ्लूइड, किसी भी केमिकल, किसी भी सॉल्यूशन के लिए बात करेंगे तो ये वाली कहानी है। लेकिन हमें पूरा डिस्कशन करना है ब्लड के ऊपर, तो मैं ब्लड के अलावा इन चीजों को अब मिटा रहा हूं, क्योंकि अब हम इसको समझ चुके हैं। अब हम ये भी समझ गए हैं कि नॉर्मल पीएच से अगर पीएच कम होगी तो कोई भी चीज एसिडिक होगी, अगर नॉर्मल पीएच से पीएच ज्यादा होगी तो वो एल्कलाइन होगी। ये भी हम समझ गए कि सब ब्लड की नॉर्मल पीएच 7.4 होती है, जो कि अपने आप में जरूर एल्कलाइन है, लेकिन अगर इसकी हमें एबनॉर्मलिटी देखनी है, ब्लड की पैथोलॉजी देखनी है कि साहब एसिड बेस इम्बैलेंस क्या है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि 7.4 से क्या हुआ है, मतलब कम हुई है, ज्यादा हुई है, या उतनी रही है। यानी कि ब्लड के लिए हम बोलेंगे पीएच नॉर्मल होगी, वो होगी, ओह अभी तक इरेजर ही चल रहा था, ये वाला। तो ब्लड की नॉर्मल पीएच होगी बच्चों 7.40। कोई डाउट नहीं है, अभी तो बताया। अब अगर 7.40 से पीएच ज्यादा जाएगी ऊपर, अब मैं ज्यादा क्योंकि हम हमेशा हाई को ऊपर करते हैं, या 7.4 से पीएच अगर नीचे जाएगी तो क्या होगा ये बता देता हूं। 7.40 से अगर ये ज्यादा जाएगी तो ये होगा एल्केलीमिया। जो सही टर्म होता है ना बच्चों, दैट इज एल्केलीमिया, जिसको आप एल्केलोसिस के नाम से जानते हो। और ये क्योंकि इतना चलन में है कि मैं भी अब आगे इसको एल्केलोसिस ही बोलूँगा ताकि आपको फेमिलियर लगे। लेकिन अगर एम्स में आ जाए और दो ऑप्शन दे देना, एल्केलीमिया या एल्केलोसिस, बिना सोचे एल्केलीमिया को ही टिक करना है, बिकॉज इट इज़ अबाउट ब्लड। तो ब्लड की पीएच अगर 7.4 से ज़्यादा जाएगी तो एल्केलीमिया होगा, यानी कि एल्केलोसिस होगा, यानी कि 7.4 से ऊपर जाएगी, है ना। अच्छा, अगर 7.4 से कम जा रही है पीएच, इसका मतलब ये एसिडीमिया या एसिडोसिस। सर हमने तो कभी एसिडीमिया का नाम ही नहीं सुना। तो बच्चों ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका आपने अभी तक नाम नहीं सुना है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको उन्हें जानने की ज़रूरत है, बस। अब देखो ये चीज़ वैसे भी समझ लो कि H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन का क्या हाल हो रहा होगा। अगर मैं ये बोलूं कि pH कम हो रही है, तो मैंने बोला कि सब pH कम होगी तो माइनस लॉग है, इसका मतलब H आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही होगी। पहले बताया था ना थोड़ी देर पहले कि H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन और pH एक दूसरे के उल्टे होते हैं। H आयन प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है मतलब एसिडोसिस हो रहा है, H+ आयन का मतलब एसिड है। तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ रही है तो एसिडोसिस हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है मतलब pH कम हो रही है, क्योंकि pH कम होना एसिडोसिस है, pH का बढ़ना एल्कलोसिस है। तो
पीएच कम हो रही है मतलब एच आयन प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, यानी कि एसिडोसिस हो रहा है। तो यानी कि ब्लड की जो नॉर्मल पीएच है 7.40, उससे अगर ये कम होती है पीएच तो वो एसिडीमिया होगा, और एसिडीमिया यानी कि एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही होगी, यानी कि एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन घट रही होगी एल्कलोसिस में। आपने अगर इन पर अभी तक सवाल नहीं किए कि सर हमसे कभी H प्लस के बारे में सवाल नहीं पूछा गया, तो भैया अब पूछा जा सकता है। एम्स वाले उन्हीं टॉपिक में से देंगे, उन्हीं सब्जेक्ट्स में से देंगे, सिलेबस वही होगा, केवल नई चीज़ पूछेंगे। पुरानी चीज़ तो पढ़ना है ही, वो तो सब कवर हो रही है, लेकिन नई चीज़ के आने की संभावना ज़्यादा है एम्स के लेवल के एग्ज़ाम में। तो अब हम समझ गए कि पीएच 7.40 से ज़्यादा होती है तो एल्कलोसिस, पीएच बढ़ रही है तो एल्कलोसिस, और पीएच कम हो रही है तो एसिडोसिस। और एसिडोसिस का ही दूसरा मतलब होता है कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ना, यानी कि हाइड्रोजन आयन जो है H प्लस वो अगर बढ़ रहे हैं तो पीएच घट रही होगी। क्यों? क्योंकि H प्लस आयन एसिडोसिस करते हैं, और एसिडोसिस का मतलब होता है पीएच का कम होना। कहीं कोई डाउट नहीं रखना है, शुरू से क्लियरिटी रखनी है, ताकि आगे चल के आपको परेशानी नहीं होगी। लोग क्या चाहते हैं, सर क्वेश्चन करवा दो ना एग्जाम्पल देकर। अरे भाई, क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर आप अभी पहुंचो, उससे पहले बेसिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक्स अगर एक बार मजबूत कर लिया, कितनी भी ऊंची इमारत बना दो, कोई भी सवाल पूछ लो, अगर बेसिक्स सॉलिड हो गए ना बेसिक्स, उसके बाद कोई भी आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। अगर आप ठीक से पढ़ते हो, अगर आप ठीक से ऑप्शन देखते हो और कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि पीएच, अब हम ब्लड की ही बात कर रहे हैं, वो बात भूल जाओ, वो तो पुराना मैंने आपको जो बचपन से पढ़ा था वो बताया था कि सब सॉल्यूशन के बारे में क्या बात है। अब आपको ये बात पता है कि ब्लड की पीएच नॉर्मल होगी 7.4। अभी अंदर की बात अभी धीरे धीरे बताऊंगा, इसकी भी एक रेंज होती है ना, तो वो रेंज भी मैं आपको बता दूंगा। रेंज इज़ द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हमेशा आपको रेफरेंस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। जब एबीजी को हम रीड कर रहे होंगे ना, और रेफरेंस वैल्यू के लिए आपको 7.40 ही लेनी है, मीन वैल्यू, रेफरेंस वैल्यू। नॉर्मल रेंज की अगर बात कर देंगे ना, तो 7.40 के ब्रैकेट में लिखा रहता है 7.35 टू 7.45, यानी कि इस रेंज में भी अगर आपकी पीएच आ रही है तो भी नॉर्मल मानते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ी नहीं है 7.35 से 7.45 के बीच में। लेकिन कैलकुलेशन के पर्पज़ के लिए अगर हमें ये वैल्यू चाहिए कि सिंगल वैल्यू उससे जिससे हमें कंपेयर करना है, तो वो 7.40 होती है। और अगर 7.40 से कम हो रही है पीएच तो एसिडोसिस, अगर 7.40 से बढ़ रही है पीएच तो एल्कलोसिस। एसिडोसिस का मतलब H प्लस आयन का बढ़ना, एल्कलोसिस का मतलब H प्लस आयन का कम होना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। H प्लस आयन मतलब प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन का उल्टा, तो माइनस लॉग है, इसलिए इसका मतलब हमने समझ लिया कि pH और H प्लस में क्या कनेक्शन है। तो अब एक बात तो क्लियर हो गई कि pH का मतलब 7.40 अगर उससे कम हो रही है तो एसिडोसिस हो रहा है, ज़्यादा हो रही है तो एल्कोलोसिस हो रहा है। इसको मैं फिर से डिलीट कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं पीएच की बात समझ चुका हूँ। एक स्टेप को एक बार में समझना, पीएच आपने समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा CO2। अभी इनको जानेंगे कि ये क्या है क्या नहीं होते, बाकी इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप चुटकी बजा बजा करके फटाफट से आंसर करोगे। अरे सर अब तो कोई ढंग का सवाल लाओ, ये तो बहुत आसान हो गया, बहुत ईजी हो गया, इतना कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। लेकिन एक एक करके चलिए, अब मैं बात करूंगा। अब पीएच तो था वो हमने डन कर दिया बच्चों, वी हैव डन दिस, ओके। अब हम बात करेंगे CO2 की। तो CO2 की जो नॉर्मल वैल्यू होती है, अगर एक वैल्यू आपको चाहिए तो वो आपकी ये है, अगर आपको रेंज चाहिए तो वो आपकी ये है। सर बोल के बताओ, ऐसे थोड़ी होता आपने लिख दिया, हम सिर्फ सुन रहे हैं लेट करके, हम सिर्फ सुन रहे हैं, फ़ोन बगल में रखा है, कौन आपकी शक्ल लगातार देखेगा, झिल गया। सिर्फ बोलो। तो CO2 की नॉर्मल वैल्यू है 40 mmHg, है ना, ये PCO2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन ब्लड। और कौन सा ब्लड? आर्टेरियल ब्लड, क्योंकि हम ABG की बात कर रहे हैं ना। और इसकी रेंज अगर मैं बोलूँ तो 35 टू
45 mmHg की रेंज इसकी होती है। तो कैलकुलेशन के पर्पज से आपको एक वैल्यू चाहिए कि साहब एक वैल्यू बताओ कि कम है उससे कि ज़्यादा है, हमें ये देखना है बस। तो वैल्यू आएगी आपकी वो 40, लेकिन अगर पूछता है नॉर्मल रेंज क्या होती है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, तो हमेशा एक रेंज में आंसर देना होगा आपका, वो होगी 35 से 45। वैसे अगर इसको मैं देखूं तो pH क्या थी 7.40। अच्छा, इसकी रेंज बताई थी आपने 7.35 से 7.45। अरे ये तो वही हो गया, यानी कि 7 के बाद पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू है वही CO2 की वैल्यू है। देखो यहाँ जो एक वैल्यू ली थी हमने वो ये थी 7.40, तो 40 मतलब 40, और रेंज में हमने हमेशा ली थी 7.35 से लेके 7.45, तो CO2 की रेंज भी 35 से 45, यानी कि नॉर्मल रेंज CO2 की होती है 35 से 45 mmHg। अब मेन बात है, मुद्दे की बात है कि CO2 अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, CO2 अगर घटेगा तो क्या होगा। समझते हैं। अपन ने कभी ना तो रटने के लिए बोला, ना मैं कभी रटने के लिए बोला, मैं बोलूँगा नहीं तो आप CO2 बढ़ता है तो ऐसा होता है। मैं चाहूँगा कि आप समझ लो कि CO2 क्या होता है। मैं आपको एक लाइन बोलता हूँ कि CO2 इज वॉलेटाइल एसिड। वॉलेटाइल का मतलब होता है जो गैस फॉर्म में हो। जैसे अपन ने इनहेलेशनल एनेस्थेटिक बोले थे ना, तो वेपोराइजर से वो वेपर निकलती थी, वो वॉलेटाइल थे, है ना। तो वॉलेटाइल एसिड का मतलब उड़ता हुआ चलता फिरता एसिड होता है। CO2 इज दी एसिड। बस आज के बाद मैं कह रहा हूं कि आप CO2 इज इक्वल टू एसिड कर दो अपने मन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना एसिड तो नॉर्मल है, इतना CO2 तो हमारी बॉडी में नॉर्मल है, इतना होता है, इतने तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर CO2 हो रहा है, हो रही है, मेल फीमेल जो भी मानो, अगर इससे ज़्यादा CO2 हो रही है, इसका मतलब शरीर में क्या होगा, एसिडोसिस। एक एक चीज़ क्लियर कर लेंगे। आप अभी दिमाग मत लगाने लगे, नहीं सर मैं आपको एग्जांपल दूंगा CO2 बढ़ रही होगी। आप अभी दिमाग मत लगाओ, मैं कह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप चलो। मैं केवल 3 स्टेप में आपके ABG करवा दूंगा और गारंटी है अगर कोई सवाल गलत हो जाए तो। अब CO2 इज वॉलेटाइल एसिड, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें थोड़ा वॉलेटाइल जो है ना, वॉलेटाइल थोड़ा डिफिकल्ट सा है ना। तो एक काम करते हैं अपन, इस वॉलेटाइल को भी है ना ये लो, तो CO2 इज एसिड। बस सर हमने कभी ऐसा पढ़ा नहीं है, किसी ने आज तक ऐसे नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ, ये याद रख लो, गारंटी कभी गलती नहीं होगी। इसका मीनिंग क्या हुआ, CO2 इज एसिड, इसका मतलब CO2 एसिड है, इसका मतलब CO2 अगर बढ़ेगा तो एसिड बढ़ेगा, यानी कि क्या होगा, एसिडीमिया या एसिडोसिस। अब इसका उल्टा, भाई CO2 एसिड है ना, भाई एसिड अगर बढ़ रहा है तो एसिडोसिस करेगा, लेकिन एसिड अगर नॉर्मल वैल्यू से कम होगा, देखो एसिड और एल्केलाई एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। ये देखो मेरा फेवरेट तरीका जो है ना, बच्चों को क्लास में बताता हूँ। अभी क्या है, ये एसिड न्यूट्रल है, मतलब ना एसिडिक है ना एल्केलाइन है, तो PCO2 कितनी है आपकी 40। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये न्यूट्रल स्केल है, मैं कह रहा हूँ कि साहब इससे ऊपर कोई भी चीज़ जाएगी ना तो वो एल्केलोसिस करेगी, और इससे नीचे कोई भी चीज़ जाएगी, ये pH है, तो वो एसिडोसिस करेगी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे CO2 की बात कर लो, मैं कह रहा हूँ CO2 इज एसिड, CO2 की बात करो, CO2 इज एसिड, इसका मतलब CO2 अगर बढ़ेगी तो क्या करेगी बच्चों, एसिडोसिस, क्योंकि वो एसिड है अपने आप में। अब ये नॉर्मल रेंज थी, नॉर्मल pH थी, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि अगर CO2 नॉर्मल से कम होती है तो ये वाला पड़ेला किसका था, एल्कलोसिस का, ये एसिडोसिस का था। ये अगर बढ़ेगा तो एसिडोसिस करेगा, ये अगर बढ़ेगा तो एल्कलोसिस करेगा। तो ये वाला जो है, ये वाला वो है एल्कलोसिस। यानी कि अगर CO2 बढ़ेगी, CO2 बढ़ेगी का मतलब CO2 क्या था, सर ने बोला था एसिड है, तो CO2 अगर बढ़ रही है इसका मतलब एसिड बढ़ रहा है, इसका मतलब एसिडीमिया हो रहा है। अगर CO2 कम हो रही है तो इसका उल्टा हो रहा है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि साहब CO2 अगर किसी ABG में कम हो रही है तो आपके हिसाब से उसमें मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी क्या होनी चाहिए CO2 की वजह से,
एबीजी रीड करना मैं अभी आगे बताऊंगा, अभी नॉर्मल वैल्यूज बता रहा हूँ आपको। तो आप कैसे सोचना शुरू करोगे, आप ऐसे सोचोगे कि CO2 कम हो रही है। हमें नहीं पता CO2 कम होने पे क्या होता है, लेकिन हमें ये पता है कि CO2 के बढ़ने पर एसिडोसिस होता है, क्योंकि सर ने बोला था CO2 तो एसिड है सीधा सीधा उड़ता फिरता। तो CO2 के बढ़ने पर अगर एसिड हो रहा था, तो CO2 के कम होने पर तो सोचने तो मैं आपको अपनी क्लास का एग्जांपल बता रहा हूँ। बच्चे ऐसा दिमाग लगाते थे, क्योंकि मैं एक एक से पूछता था, मैंने कहा सबके समझ में नहीं आ जाएगी तब तक क्लास ख़त्म नहीं करूँगा। तो वो सोचने लग जाते, कुछ नहीं सोचना, अगर CO2 के बढ़ने पर एसिडोसिस हो रहा है ना, तो CO2 के घटने पर एल्कलोसिस होगा। और वो एल्कलोसिस कैसा होगा ये हम आगे बात करेंगे। रेस्पिरेटरी होगा, मेटाबॉलिक होगा, नहीं बता रहा, अभी नहीं बताऊंगा। अब मैंने आपको क्या बता दिया है, PCO2 की नॉर्मल वैल्यू बता दी है। एक वैल्यू चाहिए कैलकुलेशन के लिए तो 40 है अनडाउटेडली। अगर नॉर्मल रेंज पूछ रहा है, नॉर्मल वैल्यू ही पूछी है, तो 35 से 45 एब्सोल्युटली नॉर्मल है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। 40 कब लेते हैं, जब ABG को एनालिसिस करते हैं तब। हमने ये भी डन कर दिया। अब हम आ रहे हैं सीधा कहाँ पर, बाइकार्बोनेट, क्योंकि एसिड बेस इम्बैलेंस के लिए ये 3 चीज़ें ही चाहिए बस, है ना। तो बाइकार्बोनेट के बारे में, बाइकार्बोनेट आपका CO2 का दुश्मन है, CO2 का उल्टा है ना। CO2 का उल्टा है का मतलब बाइकार्बोनेट अगर बढ़ेगा तो एल्कलोसिस करेगा। भाई CO2 क्या थी, एसिड थी, एसिड थी जो भी है। बाइकार्बोनेट क्या है, एल्कलोसिस, मतलब एल्कलाई है, एल्कलाई बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। एसिड को अम्ल बोलते हैं हिंदी में, और एल्कलाई को क्षार बोलते हैं। तो एल्कलाई है बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट अगर एल्कलाई है और बाइकार्बोनेट एल्कलाई है और बाइकार्बोनेट अगर बढ़ता है तो क्या बढ़ेगा, एल्कलाई बढ़ेगा। एल्कलाई बढ़ेगा तो क्या करेगा, एल्कलोसिस। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया कि बाइकार्बोनेट अगर बढ़ता है तो एल्कलोसिस करता है, लेकिन ये नहीं बताया कि बाइकार्बोनेट अगर कम होगा तो क्या होगा। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाइकार्बोनेट कम होने पर वो होगा जो बढ़ने पर होता है उसका उल्टा। तो बढ़ने पर क्या हो रहा था, एल्कलाई बताया था ना, एल्कलाई है, तो बढ़ने पर तो एल्कलोसिस होगा सर। अगर बढ़ने पर एल्कलोसिस हो रहा है तो घटने पर क्या होगा, एसिडोसिस, क्योंकि उसका उल्टा तो एसिडोसिस होता है। इसका मतलब कि बाइकार्बोनेट अगर बढ़ता है तो एल्कलोसिस करेगा, क्योंकि बाइकार्बोनेट इज एल्कलाई। तो मैं ये बात लिख दूं, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो। हिंदी में इसको ये बोलते हैं क्षार, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट इज एल्कलाई, इसका मतलब, अच्छा पहले इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, ये तो आपने पूछा ही नहीं सर। हम कैसे पूछते हैं, हमारी तो आवाज़ ही नहीं जा रही। नॉर्मल वैल्यू इसकी होती है 22 से 26, है ना। अब ये कई बच्चों ने 27 याद कर रखी है, तो इसमें कहीं धरती फटने वाली नहीं है कि सर उसमें तो 22 से 26 ऑप्शन नहीं था तो 27 कर देना। लेकिन अगर स्टैंडर्ड एग्ज़ाम जो दे रहे हो ना, मुझे उम्मीद है कि उसमें 22 से 26 भी देगा आपको। मीन वैल्यू या रेंज या एक रेफरेंस वैल्यू आपको देखनी हो तो इट इज़ 24 मिलीकुलेंट पर या मिलीमोल पर लीटर में इसकी यूनिट रहती है, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेशन के लिए एक वैल्यू मांगता है तो वो वैल्यू क्या है, 24। अगर आपको नॉर्मल वैल्यू पूछा है, रेंज मांगता है, तो वो क्या है, 22 टू 26, एवरेज 24। ये तो हो गई इसकी नॉर्मल वैल्यू। इतना बाइकार्बोनेट नॉर्मल है। अगर बाइकार्बोनेट बढ़ेगा, अगर बाइकार्बोनेट 24 से ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, और अगर 24 से कम होगा तो क्या करेगा। अगर बढ़ेगा तो मैंने आपको बता दिया कि इट इज़ एल्कलाई, तो एल्कलीमिया या एल्कलोसिस। अब एक बार बता दिया कि एक ही बात है एल्कलोसिस और एल्कलीमिया, तो अब कॉमन टर्म यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। बाइकार्बोनेट अगर बढ़ेगा तो एल्कलोसिस, अगर बाइकार्बोनेट कम होगा तो बच्चों एसिडोसिस। क्योंकि अगर बढ़ने पर ये कर रहा है तो ये होगा, और घटने पर उसका उल्टा होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नए बच्चों के लिए जो पहली बार ABG समझ रहे होंगे उनके लिए ये चीज़ बहुत काम की है। जिनको काफ़ी चीज़ें ABG के बारे में पता है उनको शायद लग रहा होगा सर बहुत ईजी है, चुप क्यों। अगर किसी को ऐसा लगता है ना तो मेरे पास आ जाना कि मैं ऐसे सवाल पूछूंगा कि नहीं कर पाए, है ना।
तो दिमाग में किसी तरह का ये मतलब आ रहा है सर आप तो मास्टर, आप तो क्वेश्चन बोलो सर, क्या बच्चों वाली चीज़ है। ऐसा नहीं है, गलती एग्जामिनर आपसे करवाना चाहता है, उसकी कोशिश रहती है। तो गलती हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस और जल्दीबाजी में, दो ही कारणों से होती है। या तो आप अंडर कॉन्फिडेंट है, जल्दी जल्दी बस खत्म करने की, पढ़ा हुआ लग रहा है, सुना हुआ लग रहा है, ये टिक कर दो। और दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस में भी गलती हो सकती है, आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ोगे, अरे यार पढ़ा हुआ है ये तो सीधा सीधा आ गया PR याद में, तो और ये टिक कर दो, कभी नहीं। इवन सीधा वो एज इट इज है तो भी दोबारा चेक करो कि यही है ना जो पढ़ा था, कहीं उसमें कुछ बदल तो नहीं दिया, नहीं यार यही था। एक्सेप्ट तो नहीं लिख रहा, एक्सेप्ट भी नहीं लिख रहा, ऑप्शन में भी यही ऑप्शन ठीक है, बाकी कोई डाउट नहीं है, 100% टिक। अगर 2 आंसर सही लग रहे हैं या 3 लग रहे हैं तो रुक जाओ थोड़ा सा, भाई आपको जल्दी नहीं करनी है, सही करनी है, साथ में जल्दी जल्दी, यानी कि जल्दी जल्दी सही करना है आपको, ठीक है ना। तो ऑलवेज बहुत इजी क्वेश्चन पर एक बार रुक जाओ, क्योंकि बहुत इजी है ना तो टाइम तो वैसे ही नहीं लेगा आपका। लेकिन हाँ, अगर उसमें जल्दीबाजी या हड़बड़ाहट या ज़्यादा जल्दी के चक्कर में अगर आपने कहीं गलती करने की कोशिश की तो वो बच जाएगी, अगर आप दोबारा पढ़ लेते हो। यार इतना ईजी है, कहीं कोई पेज तो नहीं है, कहीं कोई ट्विस्ट तो नहीं है। हालांकि इजी भी दे सकते हैं, ग्लव्स का साइज पूछा है, इजी है तो पूछा भैया, OT में ICU में काम आने वाली चीज़ है, हॉस्पिटल में काम आने वाली चीज़ है। अब तो कोरोना की वजह से ये जो प्रोटेक्शन या PPE वाली चीज़ें, जितने भी कंपोनेंट हैं, इनकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है, इसलिए इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना है, ठीक है। तो तीनों की बात कर दी साहब, बाइकार्बोनेट की सबसे आखिर में करी थी। बाइकार्बोनेट के लिए एक लाइन, अगर मेरे से पूछा जाए पंच लाइन क्या है सर, पंच लाइन बोलो सर, इतना नहीं याद रहता मेरे को, तो पंच लाइन इतनी सी है कि बाइकार्बोनेट इज एल्कलाई। पंच लाइन बोलो सर CO2 के बारे में, पंच लाइन ये कि CO2 इज एन एसिड। सब कुछ भूल जाओ ना, सब कंफ्यूजन हो जाए और सब दिमाग से उड़ जाए, तब भी आप अगर जीरो से सोचना शुरू कर दोगे ना, ABG का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, एसिड बेस इम्बैलेंस का। बस इतना याद रखना है, ब्लड के लिए नॉर्मल pH 7.40, उससे कम होगी तो एसिडोसिस, उससे बढ़ेगी तो एल्कलोसिस, खत्म। pH CO2 इज एसिड, खत्म, बस नॉर्मल वैल्यू 40, रेंज 35 से 40। अब एसिड है तो बढ़ेगा तो एसिडोसिस करेगा और घटेगा तो एल्कलोसिस करेगा। बाइकार्बोनेट इज एल्कलाई, बाइकार्बोनेट क्या है, एल्कलाई है। बाइकार्बोनेट अगर बढ़ेगा तो क्या करेगा, एल्कलोसिस, और बाइकार्बोनेट अगर घटेगा तो एसिडोसिस। इतनी बात अगर आ गई है तो अब एक छोटी सी बात और बता दूंगा, और हालांकि उसमें कोई नई बात नहीं है, आप ऑलरेडी इसको जानते हो। कौन सी बात है, क्योंकि CO2 क्या है, गैस, और गैस का लेना देना किससे होता है, फेफड़ों से, लंग्स से, और लंग्स से संबंधित कोई भी चीज़ को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी। तो CO2 की कोई भी एबनॉर्मलिटी होगी उसको हम बोलेंगे, कौन सी एबनॉर्मलिटी है, ये रेस्पिरेटरी। ये मोटा वाला पेन मेरे को नहीं चाहिए, ये क्या पतला है, नहीं, मोटे मोटे पेन नहीं। तो CO2 की कोई भी एबनॉर्मलिटी है वो होगी बच्चों, ये भी कोई कम पतला नहीं है पेन का पॉइंट, रेस्पिरेटरी। क्योंकि रेस्पिरेशन का मतलब गैस एक्सचेंज, और गैस एक्सचेंज है क्या मतलब गैस का लेना देना, और CO2 क्या है, गैस। तो CO2 की एबनॉर्मलिटी अगर होती है तो कौन सी एबनॉर्मलिटी पैदा करेगी, रेस्पिरेटरी। एक एक पत्थर जोड़ के आपकी पता ही नहीं चलेगा, आपको इतनी ऊंची दीवार आपकी बन के तैयार हो गई है, एक एक पत्थर को, लेकिन समझ लो एक बार कि किस साइज का है। CO2 की गड़बड़ी है तो रेस्पिरेटरी होगा, और गड़बड़ी अपन पहले ही जान चुके हैं, क्या गड़बड़ी की, अगर CO2 बढ़ेगा तो क्या करेगा, एसिडोसिस। तो अब मैं उसको सिर्फ एसिडोसिस ना बोल करके अगर मैं उसको ये बोल दूं कि CO2 का बढ़ना हमेशा क्या करेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कोई गलत बात तो नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, इस लाइन में कहीं कोई संशोधन की गुंजाइश नहीं है। अभी ABG रीड करना मैंने बताया नहीं, लेकिन ये जो पॉइंट आपने समझ लिया ना, फिर ABG रीड करना आपके लिए भी बच्चों का खेल हो जाएगा, ठीक है। अब जो बाइकार्बोनेट का लेखा जोखा या हिसाब किताब है वो रखती है बच्चों किडनी, और ये जो रेस्पिरेटरी वाला काम था ये आपका फुफ्फुस, जो फेफड़े के नाम से जाना जाता है, या लंग्स जिनको आप कहते हो,
और ये किडनी, किडनी को वृक्क बोलते थे बचपन में, है ना। तो किडनी काम में आ रही है पीएच के बैलेंस में, और लंग्स भी काम में आ रहे हैं, ठीक है। किडनी जो बैलेंसिंग का काम करती है, जो इसको कंट्रोल या रेगुलेट करने का काम करती है, उस फंक्शन को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक, क्योंकि बॉडी की मेटाबॉलिज्म से संबंधित है तो हम इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक। और क्योंकि वो सांस लेने से संबंधित था तो उसको हमने बोल दिया था रेस्पिरेटरी। तो अगर CO2 की गड़बड़ी है, मतलब CO2 की गड़बड़ी का मतलब CO2 नॉर्मल रेंज से कम या ज़्यादा है, तो उस गड़बड़ी का नाम क्या होगा? रेस्पिरेटरी गड़बड़ी। और गड़बड़ी को हम पहले ही पहचान चुके हैं। गड़बड़ी क्या? गड़बड़ी में या तो CO2 बढ़ सकती है या तो कम हो सकती है। तो CO2 अगर बढ़ेगी तो क्या करेगी? एसिडोसिस, क्योंकि CO2 इज एसिड। CO2 अगर घटेगी तो क्या करेगी? एल्कलोसिस, क्योंकि एसिड बढ़ता तो एसिडोसिस करता, और एसिड अगर कम हो रहा है यानी कि CO2 कम हो रही है तो क्या करेगी? एल्कलोसिस। बस। बाइकार्बोनेट की गड़बड़ी को आपने नाम दिया, मैंने नाम दिया, मतलब पहले से नाम चल रहा है लेकिन आपको नहीं पता था। वो गड़बड़ी होती है बच्चों मेटाबॉलिक। तो बाइकार्बोनेट की गड़बड़ी का मतलब बाइकार्बोनेट नॉर्मल से या तो कम या तो ज़्यादा। और गड़बड़ी को भी हम समझ गए कि बाइकार्बोनेट की गड़बड़ी इज मेटाबॉलिक गड़बड़ी। और गड़बड़ी को भी अब थोड़ा सा डिटेल में बता दो। गड़बड़ी या तो ज़्यादा होगा या तो बाइकार्बोनेट कम होगा। तो बाइकार्बोनेट अगर एल्केलाई है और अगर वो बढ़ जाएगा तो क्या करेगा? एल्कलोसिस, क्योंकि एल्केलाई बढ़ रहा है तो एल्कलोसिस। लेकिन बाइकार्बोनेट अगर कम हो रहा हो नॉर्मल रेंज से तो क्या करेगा? एल्केलाई का उल्टा एसिडोसिस, क्योंकि एल्केलाई है। बाइकार्बोनेट अगर बढ़ता तो एल्कलोसिस करता, अगर घट रहा है तो एसिडोसिस। और कौन सा वाला एसिडोसिस? मेटाबॉलिक, क्योंकि बाइकार्बोनेट की गड़बड़ी कौन सी गड़बड़ी थी? मेटाबॉलिक गड़बड़ी थी। इसका मतलब अब हम दो चीज़ें जान गए हैं। अब सिर्फ हम एसिडोसिस एल्कलोसिस नहीं जाने, अब हम दो चीज़ें जान गए हैं कि या तो ये रेस्पिरेटरी होगा और या तो ये मेटाबॉलिक होगा। तो अब हमने अलग अलग टुकड़ों में असल में तीन चीज़ें जान ली हैं, और उन तीनों को मैं स्टेप वाइज बताऊंगा। और स्टेप वाइज जानने के बाद उसके बाद आप ABG का कोई भी सवाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के बाद में हम मास्टर ऑफ ABG बन जाएंगे। तो अब मैं जरा, हमने अभी तक जो सीखा है ना उसी को मैं समराइज करता हूँ, उसकी एक समरी आपको बता रहा हूँ। और उसी समरी को मैंने ABG की 3 स्टेप नाम दिया है। अच्छा, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो अपन ने लैक्टेट वैक्टेट पढ़ा था ना, तो लैक्टेट की नॉर्मल रेंज जो है वो 1 से 1.5 के बीच में होती है। अगर उससे ज़्यादा होते हैं तो लैक्टेट बढ़ा हुआ माना जाता है। हाँ, और अगर ये 4 से ज़्यादा है तो बहुत सिग्निफिकेंट है। अब टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी देखो। नॉर्मल रेंज ये 1 to 2 या 1 to 1.5 होती है ना, या 2 तक होती है नॉर्मल रेंज। यानी कि ये नॉर्मली अपना 1.5 से कम ही रहता है, 2 से कम ही रहता है नॉर्मली, है ना, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। लेकिन 2.5 आ गया, 3 आ गया तो हाँ लैक्टेट बढ़ा हुआ है, लैक्टेट इज हाई। मगर सिग्निफिकेंटली हाई अगर पूछता है एम्स में आपसे कि ये लैक्टेट की वैल्यू सिग्निफिकेंटली हाई कब मानी जाएगी, तो 4 से ज़्यादा का लैक्टेट हमेशा सिग्निफिकेंटली हाई माना जाता है। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम का इलेक्ट्रोलाइट में अपन ने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसमें पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। अब मैं वापस से आ जाता हूँ अपने वाले नए पेज पर। अब मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप्स ऑफ ABG, ABG रीड करने के स्टेप्स। अब मैं क्योंकि फिजिशियन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, आप नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा ही फ़र्क है कि ABG में जो ABG को जो रीड करने की स्टैंडर्ड स्टेप्स जो होते हैं ना वो 7 स्टेप्स होते हैं बच्चों, पूरे ABG को फुल रीड करने के। लेकिन सबसे मज़े की बात यह कि आपको नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए केवल और केवल, ये ला है केवल, है ना, केवल, अरे यार ये पेन में कहीं कंजूसी करने लग गया,
केवल और केवल तीन, नहीं कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं है कि मैं तो ठीक लिखना चाह रहा हूँ। केवल और केवल 3 स्टेप्स जानने हैं आपको या फॉलो करने हैं, मात्र 3 स्टेप। और अब वो 3 स्टेप आप ऑलरेडी जान चुके हो, बस उसका सीक्वेंस बता रहा हूं मैं। बस सीक्वेंस में कोई गड़बड़ी नहीं चलेगी, कोई गड़बड़ी नहीं चलेगी। सीक्वेंस में गड़बड़ी कर दी तो मात खा जाओगे। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस में सबसे पहला तो है कि पीएच क्या है, दूसरा प्राइमरी पैथोलॉजी या डिजीज या एबनॉर्मलिटी, मैं पूरा लिख देता हूँ क्योंकि एबनॉर्मलिटी में वैसे लिखता हूँ तो कुछ बच्चों को नहीं समझ आता, क्या है। और तीसरा और आखिरी स्टेप है आपका कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या है, मतलब है कि नहीं है, और है तो कौन सी वाली है। मात्र ये 3 स्टेप है। आपको इन 3 स्टेप को अगर आपने सीक्वेंस में फॉलो कर लिया, मैं चैलेंज दे रहा हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन गलत करके बता दो, मेरे को बता दो सीखने के करने के बाद कि सर हमने ये 3 स्टेप सीक्वेंस में फॉलो किए लेकिन इस एबीजी का आंसर मेरे से नहीं निकल रहा है। आपने बोला था कि इससे कोई भी एबीजी का आंसर एसिड बेस मेटाबॉलिक एसिड बेस एबनॉर्मलिटी का नहीं गलत हो सकता। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब स्टेप्स, मतलब पहली सीढ़ी, स्टेप्स का मतलब सीढ़ी तो होता है, स्टेप्स मतलब पहली सीढ़ी पहले चढ़नी है, दूसरी सीढ़ी उसके बाद में, तीसरी सीढ़ी उसके बाद में। अगर जंप करोगे तो गिर जाओगे, और मेरे होते हुए तुम गिरो ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो आपको स्टेप हमेशा सीक्वेंस में ही फॉलो करनी है। तो बहुत ही आसान कि पीएच क्या है का मतलब, पीएच का मतलब कि पीएच क्या है का मतलब वैल्यू क्या है पीएच की, यानी कि 3 ही कंडीशन हो सकती है, या तो नॉर्मल और या तो लो और या तो हाई। अगर लो है पीएच, पीएच लो है, इसका मतलब एसिडोसिस हो रहा है। अभी हमने ये थोड़ी बताया कि सब रेस्पिरेटरी हो रहा है कि मेटाबॉलिक होता है, नहीं बताना है। पहले स्टेप में आपको नहीं बताना है कि कौन सा है। हर क्वेश्चन में ये स्टेप पहले करना है और पहला स्टेप ही करना है पहले, बस। क्योंकि एक बार अगर पीएच ने ये बोल दिया ना कि एसिडोसिस है या एल्कोलोसिस है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको बदल नहीं सकती, चाहे CO2 की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे बाइकार्बोनेट की वैल्यू कुछ भी हो। पीएच इज द बॉस। पीएच ये डिसाइड करेगा कि इस एबीजी में एसिडीमिया, एसिडोसिस है या एल्किलोसिस है। पीएच इज द बॉस। अब कौन सा है प्राइमरी पैथोलॉजी, कौन सी कंपनसेटरी है, वो नेक्स्ट स्टेप आएगा। तो नॉर्मल पीएच है तो नॉर्मल, अगर हाई पीएच है इसका मतलब एल्कलोसिस। इसका मतलब पहले स्टेप में इतना तो तय हो गया कि एसिडोसिस है कि एल्कलोसिस है कि कुछ भी नहीं है, यानी कि न्यूट्रलाइज है या कंपनसेटेड है, वो अलग बात है। तो ये तो फिक्स हो गया कि नॉर्मल है, यानी कि 7.40 है, इसका मतलब कि ये नॉर्मल है, कंपनसेटेड है। और अगर ये एबनॉर्मल है तो या तो ये पीएच लो होगी या तो पीएच हाई होगी। पीएच लो का मतलब एसिडोसिस और पीएच हाई का मतलब एल्कलोसिस। तो ये आपको पहला स्टेप करना है। पहला स्टेप करके एक बार सांस जरूर लेना है। अरे सर सांस लेने की कहाँ फुर्सत होती है? भैया खूब होती है, बिना सांस लिए कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप एक स्टेप का डिफरेंस रखो कि हाँ ये तो पता चल गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अब बहुत बैच पढ़ा दिए हैं और बहुत, अब मुझे मालूम है कि नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करने वाले बच्चे गलती कहाँ करते हैं। अब मुझे पता है कि आप कहाँ मिस्टेक करते, तो अब मैं उस पर बार बार उस पर जोर देता हूँ कि मैं उसको अलग से बताता हूँ कि आप ये काम करोगे तो ये वाली गलती से बच जाओगे। पहले मतलब
मैं जब प्रैक्टिस करवाता हूँ ना क्लास में, तो बच्चे ऐसे ऐसे जवाब देते हैं कि उस टाइम तो कई बार गुस्सा आ जाता था कि भाई तुम्हें इतनी देर से बता दिया कि पीएच अगर 7.4 से ज़्यादा हो रही है तो एल्कलोसिस होगा, तुम्हारा आंसर एसिडोसिस कैसे आ सकता है। इसलिए सबसे पहले ये तय करना है कि ये एसिडिक है या एल्किलिक है, एल्किलाई है पीएच जो है ना, और वो एक बार डिसाइड हो गया वो बदलने वाला नहीं है। अब वो कौन सा है या कौन सा नहीं है वो अपन नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप का मतलब कौन सा है प्राइमरी पैथोलॉजी। तो प्राइमरी पैथोलॉजी दो ही हो सकती है बच्चों, या तो रेस्पिरेटरी और या तो मेटाबॉलिक। भाई दो ही तो हो सकती है, या तो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होगी या रेस्पिरेटरी, कभी कभी कंबाइंड हो सकती है, तो देखी जाएगी। अब आपने ये देख लिया ना कि पीएच, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ अब थोड़ा सा एग्जांपल समझने के लिए। मान लो पीएच, अगर आप चाहो तो मैं पीपीटी वाली एग्जांपल ले लेता हूँ, लेकिन नहीं, एक बार स्टेप्स को पूरा कर देते हैं। देखो एबनॉर्मलिटी पता चलेगी ना कि पीएच एसिडिक है या एल्कलाई है, तो आपने तय कर दिया कि ये एल्कलोसिस है या ये एसिडोसिस है। अब प्राइमरी पैथोलॉजी वो होगी बच्चों जो कि पीएच के साथ चल रही होगी। मतलब कि जैसे पीएच अगर एसिडिक है तो अगर रेस्पिरेटरी वाला एसिडिक की तरफ जा रहा है तो वो प्राइमरी पैथोलॉजी होगा। इसका मतलब देखो, रेस्पिरेटरी एसिडिक कब होगा, जब CO2 बढ़ रही होगी। मेटाबॉलिक एसिडिक कब होगा, जब बाइकार्बोनेट कम हो रहे होंगे। यानी कि बाइकार्बोनेट अगर कम हो रहे हैं और पीएच भी एसिडिक है, तो बाइकार्बोनेट कम होना मतलब एसिडिक, एसिडोसिस, और पीएच का कम होना भी मतलब एसिडोसिस। यानी कि ये कैसा हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर पीएच कम हो रही है यानी क्या हो रहा है, एसिडोसिस। और CO2 अगर बढ़ रही है तो ये वाली एबनॉर्मलिटी क्या होगी बच्चों, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो जो पैथोलॉजी या एबनॉर्मलिटी पीएच के साथ जाती है वो कहलाती है प्राइमरी पैथोलॉजी। वो या तो रेस्पिरेटरी हो सकती है और या मेटाबॉलिक हो सकती है, या फिर रेस्पिरेटरी प्लस मेटाबॉलिक भी हो सकती है। जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करेंगे ये वाले स्टेप आपके तभी क्लियर होंगे। ये दोनों स्टेप प्रैक्टिस मांगते हैं, ये दोनों स्टेप बिना प्रैक्टिस के नहीं क्लियर होते, प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस कब करेंगे, अभी करेंगे, है ना, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना तो मात खा जाएंगे, है ना। प्रैक्टिस के लिए अपन ने रियल लाइफ एबीजी लिए, हॉस्पिटल से लिए अपने, ताकि आपको एक्चुअल वैल्यूज़ के साथ में आप एबीजी को रीड करना है, हाइपोथेटिकल नहीं है। क्योंकि एम्स वाले आप देख रहे हो ना, ओटी से फोटो ला रहे हैं, ओटी से वीडियो ला रहे हैं, वो जब इतना ओरिजिनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम अपनी प्रैक्टिस ओरिजिनल पर क्यों ना करें। तो अपन अब आ जाते हैं प्रैक्टिस पर। याद रखना स्टेप 3 ही है, पहला स्टेप पहले करना है और दूसरा स्टेप दूसरे नंबर पर और तीसरा लास्ट में। अब अपन बात करेंगे, जल्दी नहीं करनी बच्चों प्लीज़, मुझे पता है कि आपको समझ में आने लगा है, आपको पहले से आता था, लेकिन मेहरबानी करके अभी जल्दी बिल्कुल मत करो। सबसे पहले एबीजी को रीड करना है, तो 3 स्टेप। पहला स्टेप पहले करेंगे कि पीएच क्या है। तो पीएच है आपकी 7.374, मतलब 37 के बाद का छोड़ भी दोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि 7.37 है तो ये एबनॉर्मल है कि नॉर्मल है। अब देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रेंज 7.35 से 7.45 है। अगर रेंज की बात करोगे तो ये नॉर्मल रेंज में आ चुकी है, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि एबीजी की कैलकुलेशन के लिए आपको नॉर्मल वैल्यू लेनी है 7.40। अच्छा ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 7.35 से 7.45, तो बीच का हो जाता है 7.40। 7.40 से 7.37 कम है या ज़्यादा, ये आपको आना चाहिए, बस ये मैं आपको नहीं सिखा सकता बच्चों, और ये आप सबको आता है ना, सीधी सी बात है भाई। 7.7 के बाद में जो पॉइंट है ना, ये तो पॉइंट 37 है, कहाँ गया पेन, ये तो 37 है और ये 40 है। आपको नहीं पता कि 37 और 40 में ज़्यादा कौन सा है? हाँ सर मालूम है ना, 37 ज़्यादा है। अच्छा
अगर 37 ज़्यादा है ना तो ऐसा करना कि 37 लाख रुपए मुझसे ले लेना क्योंकि वो ज़्यादा है, और 40 लाख रुपए मुझे दे देना, मैं कम में काम चला लूँगा, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। उसमें तो 1 रुपये, ये तो लाखों की बात हो गई, 37 पैसे में भी भूल नहीं करोगे, सब 40 पैसे ज़्यादा होते हैं, 37 पैसे कम होते हैं। पेट्रोल पंप वाला अगर वो लास्ट के डिजिट भी कम छोड़ दे, अरे पूरा क्यों नहीं किया तूने, पैसे पूरे देना, पेट्रोल पूरा ज़्यादा भर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं लूँगा मैं, वहाँ तो आप समझ जाते हो। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि आपको आना चाहिए 7.37 और 7.40 में कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, ये वाली ज़्यादा है, इसका मतलब पीएच इस नॉर्मल सॉरी इस एबीजी की पीएच नॉर्मल वैल्यू के कंपेरेटिवली कम है। पीएच अगर कम है इसका मतलब तो एसिडोसिस है। पहला स्टेप, अगर पहला स्टेप बोल रहा है कि एसिडोसिस है तो दुनिया की कोई ताकत अब इसको बदल नहीं सकती, ये एसिडोसिस ही रहेगा। अब ये आपको तय करना है कि साहब ये मेटाबॉलिक है, ये रेस्पिरेटरी है, ये कंपनसेटेड है, ये पार्शियली कंपनसेटेड है, ये फुली कंपनसेटेड है, वो सब बात की बातें हैं। लेकिन हाँ, इस एबीजी में एसिडोसिस है। क्यों एसिडोसिस है ये हम नेक्स्ट वाले में समझेंगे। दूसरा था कि प्राइमरी पैथोलॉजी कौन सी है। आपने अब तक जितने भी मेथड पढ़े हैं एबीजी के, मेहरबानी करके उनको साइड में रख देना। ये 1 डेढ़ 2 घंटे का जो वीडियो ना, इस वीडियो के बाद में अगर आपका एबीजी का आंसर गलत कर दो तो मुझे बता देना। अब देखो, पहला स्टेप आपने कर दिया कि साहब एसिडोसिस है, फॉर्मूले कुछ नहीं याद रखना, सब कंफ्यूज करते हैं, सब कंफ्यूजन है, सब भूल जाओगे। अब दूसरा आपने देखा था कि प्राइमरी पैथोलॉजी क्या है। तो प्राइमरी पैथोलॉजी के तो 2 ही तो ऑप्शन है, या तो रेस्पिरेटरी और या तो मेटाबॉलिक। एक चीज तो तय हो चुकी है कि ये एसिडोसिस है। अब हमें देखना है कि साहब ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या कंबाइंड है। देखते हैं, चलो PCO2 के पास गए कि हेलो CO2 कैसे हो, कितनी वैल्यू में हो, तो PCO2 ने कहा 52.3। तो आपने बोला कि यार अरे 52.3 ये तो एबनॉर्मल है, और एबनॉर्मल में भी क्या 40, मैंने बताया था आपको एवरेज या मीन वैल्यू 40, तो 40 से कम है कि ज़्यादा। अब कोई नहीं भूल करेगा कि 52-40 से ज़्यादा होते हैं। अगर CO2 बढ़ी हुई है तो CO2 इज एसिड, तो CO2 क्या करेगी, एसिडोसिस, और CO2 की वजह से जो एसिडोसिस होता है उसको हमने नाम पहले ही दे दिया था, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसका मतलब एक तो इस एबीजी में रेस्पिरेटरी एसिड, अच्छा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, CO2 क्या कह रहा है कि साहब मैंने तो अपनी तरफ से एसिडोसिस कर दिया, अब ओवरऑल एसिडोसिस हुआ कि नहीं हुआ ये आपको पीएच ही बताएगा, क्योंकि पीएच ने जो कर दिया वो फाइनल है। पीएच के पास गए, हेलो पीएच कैसे हो, बोला एसिडिक हूँ, क्योंकि अपन ने वैल्यू पहले देख ली थी। पीएच कह रहा है कि मैं एसिडिक हूँ, और CO2 भी कह रही है कि मैंने भी एसिडोसिस किया है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ CO2 देखी है। तो आपको लगेगा कि CO2 ने एसिडोसिस किया है और पीएच एसिडिक है, यानी कि ये प्राइमरी पैथोलॉजी है, क्योंकि ये पीएच के साथ चल रही है। साथ चलने का मतलब पीएच भी एसिडोसिस कह रहा है और CO2 भी एसिडोसिस कह रही है, इसका मतलब कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज दी प्राइमरी पैथोलॉजी। लेकिन अभी ये अधूरा है एबीजी का एनालिसिस, क्योंकि आपको अभी तीसरी स्टेप बाकी है। तीसरी स्टेप क्या है बच्चों, तीसरा स्टेप है किधर चलना है, बाइकार्बोनेट के पास। चलो लेट्स मूव, लेट्स गो, चलते हैं चलते हैं चलते हैं। ये तो सोडियम पोटेशियम यहाँ जा कर के आएगा, ये रहा, ये छुपा है, यह पेन भी चलने में कांप रहा है, ढंग से नहीं चल रहा, इतनी दूर बाइकार्ब है। तो बाइकार्ब की वैल्यू आपने देखी 29.8, ये तो CO2 थी, ये बाइकार्ब था। तो सीधा ये देखना है कि नॉर्मल है कि बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है। नॉर्मल रेंज थी 22 से 26, नहीं सर हमने 22 से 27 पढ़ी है, 22 से 27। एवरेज थी मीन वैल्यू 24, 24 से तो 29.8 तो मेरे ख्याल से कम होते होंगे। ऐसा करना 24 लाख ले जाना, 29 लाख कर लोगे, नहीं करोगे, वहाँ तो भूल नहीं होती है, नहीं होती है, तो यहाँ भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने देखा है मोर देन 50% बच्चे इन्हीं में गलती कर रहे थे। मेरा आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा।
मेरी आश्चर्य की सीमा नहीं रही। मतलब भाई जब बता दिया कि 24 इज नॉर्मल वैल्यू तो 29 इज हाई वैल्यू। अब किसकी हाई वैल्यू है? बाइकार्बोनेट की। बाइकार्बोनेट इज एल्केलाई, अभी बताया। तो बाइकार्बोनेट इज एल्केलाई। अगर एल्केलाई है, अगर वो बढ़ता है तो क्या करेगा? एल्कलोसिस। अगर वो घटता तो क्या करता? एसिडोसिस। लेकिन यहाँ बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, यानी कि ये क्या कर रहा है? एल्केलॉसिस। एल्कलोसिस कर रहा है बाइकार्बोनेट। तो ये कौन सा वाला होगा? रेस्पिरेटरी की मेटाबॉलिक? ये होगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो बाइकार्बोनेट अपनी तरफ से क्या कर रहा है? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो बाइकार्बोनेट ने कहा भैया मैंने तो अपनी तरफ से एल्कलोसिस कर दिया था, अब फाइनली वो एल्कलोसिस हुआ कि नहीं हुआ, कहीं उल्टा एसिडोसिस हो रहा है, मुझे नहीं पता। ये फाइनल डिसीजन तो किसका होता है? हमेशा पीएच का। तो पीएच का डिसीजन हम पहले ही देख चुके थे, एसिडोसिस। और बाइकार्बोनेट क्या कर रहा है? एल्कलोसिस। तो मुझे एक बात बताओ, ये बाइकार्बोनेट पीएच के साथ जा रहा है कि उसके खिलाफ जा रहा है? बिल्कुल इसने तो बगावत कर दी, एकदम खिलाफ जा रहा है। पीएच तो एसिडोसिस कह रहा है कि साहब एसिडोसिस है, और बाइकार्बोनेट कह रहा है कि साहब मैंने तो एल्कलोसिस किया है। तो हमने उसको नाम दे दिया कि साहब ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। तो ये पीएच के अगेंस्ट जा रहा है, और जो पीएच के खिलाफ जाता है वो तो होती है बच्चों कंपनसेटरी मैकेनिज्म। मुझे पेन का कलर चाहिए। ये जो अगेंस्ट जाता है ये होती है कंपनसेटरी मैकेनिज्म, ठीक है। और जो पीएच के साथ जाता है, ये कैसे चेक करेंगे? पीएच से पूछेंगे कभी किधर जा रहे हो? एसिडोसिस की तरफ जा रहा था। अच्छा, तो रेस्पिरेशन CO2 से पूछे तुम किधर जा रहे हो? कि साहब मैं तो एसिडोसिस की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि मैंने तो अपनी वैल्यू बढ़ाई है, यानी कि CO2 बढ़ा है मतलब एसिडोसिस है। कौन सा होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो ये साथ में जा रहे हैं, अगेंस्ट नहीं जा रहा है CO2, इसका मतलब ये प्राइमरी पैथोलॉजी या एबनॉर्मलिटी या प्राइमरी डिजीज या प्राइमरी एसिड बेस इम्बैलेंस। तो इसका हम जवाब क्या देंगे कि इस एबीजी की रीडिंग का फाइनल आपका रिजल्ट क्या है? हमें तो ये बताओ कि सर ये एबीजी में क्या है। तो इसका जवाब अब हम देंगे कि ये एबीजी है रेस्पिरेटरी। ऊपर मेरे फोटो में तो नहीं आ रही है, मैंने फोटो छोटा कर दिया। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद कंपनसेटरी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। क्यों साहब मेटाबॉलिक एल्केलोसिस कंपनसेटरी क्यों बोला? क्योंकि पीएच एसिडोसिस है, तो प्राइमरी पैथोलॉजी तो वही होगी जो एसिडोसिस कर रही है। तो हमने इसको देख लिया कि इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है और मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो रहा है। अब यानी कि आप सिर्फ CO2 देख करके बता दोगे कि इस एबीजी में रेस्पिरेटरी क्या हो रहा है, बस। अब आप केवल बाइकार्बोनेट देख करके बता दोगे कि इस एबीजी में मेटाबॉलिकली क्या हो रहा है। तो सवाल केवल इतना रह जाएगा कि प्राइमरी पैथोलॉजी क्या है और कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या है, और ये जवाब आपको मिलेगा पीएच से, जिसको हमने सबसे पहले बता दिया था पीएच को कि भैया तू एसिडिक है कि एल्कलाइन है, तू किधर जा रहा है, एसिडोसिस की तरफ जा रहा है या एल्कलोसिस की तरफ। तो ये सबसे पहले पीएच से पूछना है, उसके साथ या उसकी तरफ जो जा रहा है वो प्राइमरी पैथोलॉजी है, उसके खिलाफ जो जा रहा है वो सेकेंडरी पैथोलॉजी है। ये आज का मंत्र है, और आज तारीख मेरे ख्याल से 27 हो चुकी है बच्चों, है ना। ये मैं अभी ख़त्म इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार दोबारा से 2 मिनट के लिए आपको ये चीज़ रिवाइज करा के नए वीडियो में डालूंगा, और उस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस और कराऊंगा, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड के भीतर आप किसी भी एबीजी की एसिड बेस एबनॉर्मलिटी को बता सकते हो। और उसमें अपन क्या क्या देख सकते हैं, एबीजी बहुत काम की चीज़ है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। राइट बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, शब्बा खैर,
और जल्दी ही मैं प्रैक्टिस वाला वीडियो लाऊंगा। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देख लें, समझ लें, आत्मसात कर लें। थैंक यू सो मच।